तो जिसमें केंद्रीय बजट आर्थिक समीक्षा होने के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये वैसे ही बड़ी बुक है, इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर हम इसे पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी के हो गए, यूपीएससी यूपीपीएससी तो है ही, यूपी ट्रिपल एससी और आगे आने वाले जितने भी वनडे एग्जाम है उसमें भी ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए फिर आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। तो इसके अनुसार आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपये की शुरुआत 2022-23 में की जाएगी। देश की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 9.2% रहने का अनुमान है। इसमें 100% 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल करने का प्रस्ताव है। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव है, जो कि उपर्युक्त ऑप्शन डी जो इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या में हम देखते हैं तथ्य के सारे। तो इसमें निर्मला सीतारमण जी ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 में जो बजट पेश किया है उसकी बातें जो हैं वो ये रही कि आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 9.2% रहने का अनुमान है। आर्थिक विकास दर दुनिया की समस्त अर्थव्यवस्था में ये सर्वाधिक रहेगी। और अगले 25 साल भारत @100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं में विकास कर रहा है। पहला है पीएम गतिशक्ति, समेकित विकास, उत्पाद संवर्धन, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य, निवेश को वित्तीय महत्व। अब इसमें जो चारों पॉइंट दिए हुए हैं उसको बढ़ावा देने वाले कारक के रूप में बताया गया है कि पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक हैं। कभी कभी यूपी पीसीएस या इन सब में ऐसे पूछ लिया जाता है एज अ फैक्ट के रूप में कि पीएम गतिशक्ति को बढ़ावा देने वाले कितने कारक हैं, या जो 7 कारक हैं उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक और संरचना इसके 7 कारक हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार राष्ट्रीय राजमार्ग में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। 22-23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए पीपीपी प्रारूप के जरिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना पर जोर दिया जाएगा। स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन मीन्स एक हब बना दिया जाएगा और वहाँ से सभी जगहों पर व्यापार और आपूर्ति की जाएगी। जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट किया गया है, उसी हिसाब से 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की भी संकल्पना लाई गई है इस बजट में। वर्ष 2022-23 में स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा। जहाँ नेशनल हाईवे में 25,000 किलोमीटर जोड़ा जा रहा था, वहीं रेल मार्ग में 2000 किलोमीटर जोड़ा जा रहा है। अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले 3 साल के दौरान मल्टी लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को पीपी प्रारूप में लाया जाएगा। वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके तहत प्रथम चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर कॉरिडोर के में स्थित किसानों की भूमि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फसल आकलन, भूमि रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण और कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये जब से ये बजट में किसान ड्रोन आया है तब से आप देख ही रहे होंगे हमारे न्यूज़पेपर पे पर डे किसान ड्रोन से रिलेटेड कुछ ना कुछ निकल ही रहा है। वर्ष 2023 इस पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने उन्होंने इसका जब इनाग्रेशन कर रहे थे तब उन्होंने बताया भी कि इसके माध्यम से किस प्रकार से युवा को नौकरी और इसका क्या प्रयोग किया जा सकता है। इन सब के बारे में पर डे निकल भी रहा है, आप पेपर पढ़ते ही होंगे। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित किया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कटाई उपरांत मूल्यवर्धन के साथ साथ घरेलू खपत बढ़ाने, देश विदेश में बाजरा उत्पादों की ब्रांडिंग करने को महत्वपूर्ण सहयोग देने की घोषणा की है। 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली केन बेतवा संपर्क परियोजना को कार्यान्वित इस बार कर दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधाएं, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति, 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें से इंपॉर्टेंट ये है कि कितने बिजली की व्यवस्था कितना 103 मेगावाट और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा की उपलब्ध किया जाएगा इसके माध्यम से। इसके अलावा 5 नदी संपर्कों यथा दमन गंगा पिंजाल, पार तापी, नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी की मसौदा डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है। और लाभार्थी राज्यों के बीच आप इन सब नदियों को देख लीजिएगा कि ये किस राज्य में पड़ती हैं। ये दमन गंगा पिंजाल आई थिंक मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैंने इसे देखा था, मैं लिख रखी हूँ इसे कहीं। आप लोग इसको सर्च करिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आम सहमति होने के साथ ही केंद्र सरकार इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सहायता देगी। कौशल विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विषय के बारे में विस्तार से बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्न प्रयोगों के जरिए ड्रोन शक्ति को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ एक सेवा के रूप में ड्रोन के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। व्यावसायिक व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में आवश्यक चिंतन मनन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कौशल को प्रोत्साहन देने, रचनात्मकता की गुंजाइश के लिए ज्ञान गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाएं और 75 कौशल ई लैब स्थापित किए जाएंगे। हमें याद ये रखना है कि 750 वर्चुअल प्रयोगशालाएं, 75 कौशल ई लैब की स्थापना की जाएगी। और
शिक्षा सुलभ कराने हेतु पूरक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ शिक्षा सुलभ कराने हेतु पीएम ई विद्या के तहत एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। इसमें 12 टीवी चैनलों को जो कि पहले 12 टीवी चैनल थे, अब उन्हें 200 टीवी चैनल कर दिया जाएगा और सभी राज्य कक्षा 1 से 12 तक के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में इसके माध्यम से सक्षम हो जाएंगे। देश भर के विद्यार्थियों को उनके द्वार पर व्यक्तिगत तौर पर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसको आप आजकल ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, आप इसके बारे में पूरा सर्च करके पढ़िएगा भी। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना यह की जा रही है। यह विश्वविद्यालय नेटवर्क आधारित हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा, जिसमें हब भवन अत्याधुनिक ICT विशेषज्ञता से युक्त होंगे। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं और ICT फॉर्मेट में उपलब्ध किया जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म चालू किया जाएगा। चिकित्सा कर्मी स्वास्थ्य सुविधाओं, अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान, कंसेंट फ्रेमवर्क और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को डिजिटल रूप में दर्ज किया जाएगा। गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच स्थापित करने के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आप लोग इसको भी सर्च करिएगा टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए। 23 उत्कृष्ट टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर का एक नेटवर्क होगा। इसका नोडल सेंटर के रूप में कार्य करेंगे और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु तकनीकी सहायता प्रदान इसमें करेगा। हर घर नल से जल के लिए 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। वर्ष 2023 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के चिन्हित एवं पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। 48,000 करोड़ रुपए का इस ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। उत्तर पूर्व प्रधानमंत्री विकास पहल नामक एक नई योजना चलाई जाएगी। वर्ष 2022 में 100% 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा, जिससे वित्तीय समावेशन संभव होगा। 11 नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM के माध्यम से अपना खाता देखा जा सकता है। डाकघर के खाते से बैंक खाते के बीच धन का ऑनलाइन अंतरण भी इसके माध्यम से हो सकेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंटर ऑपरेटिबिलिटी और वित्तीय समावेशन की भी सुविधा की जाएगी। स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा देश में 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिटों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। विदेश यात्रा में आसानी बढ़ाने के उद्देश्य से 2022-23 में एम्बेडेड चिप तथा भविष्य की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2022 से 21-22 में पूंजीगत खरीद बजट में 58% से बढ़ा करके 68% तक किया जाएगा। रक्षा के क्षेत्र में DRDO बजट के 25% हिस्से को उद्योग स्टार्टअप, रक्षा अनुसंधान के लिए जो रक्षा क्षेत्र है उसमें 25% हिस्से को उद्योग स्टार्टअप और शिक्षा जगत के लिए खोल दिया गया है। मीन्स 25% की भागीदारी कोई भी इन सब में से कर सकता है। चालू वर्ष में संशोधित वित्तीय घाटा GDP का अनुमानता 6.9% रहेगा और राजकोषीय घाटा 6.4% 2022-23 में है। 25-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% के निचले स्तर पर लाया जाना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वित्तीय घाटा GDP का 6.9% है और राजकोषीय घाटा 6.4% है। वर्चुअल संसाधनों के अंतरण से प्राप्त आय पर 30% तक की दर से कर वसूल किया जाएगा। दिव्यांग व्यक्ति के माता पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा स्कीम ले सकते हैं। ईंधन के सम्मिश्रण के लिए प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए असम्मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क GIFT शहर में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थानों को अनुमति दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। जो ये ग्रीन बॉन्ड अभी हाल में ही काफ़ी चर्चा में रहा है। बजट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपये की शुरुआत की जाएगी 2022-23 में। मीन्स भारत का भी एक डिजिटल रुपया निकाला जाएगा। आज हम लोगों ने बजट के बारे में डिस्कस किया है। इसके सारे की पॉइंट्स आप लोगों के समक्ष मैंने रख दिया है। आप लोग एक 1 लाइनर नोट्स इसकी बना लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस या डाटा जरूर फंसते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार इसको ज़रूर।